हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग ना अमलगमेशन में जो नेक्स्ट स्टेज का डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे वो है बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। मतलब हम लोग पढ़ेंगे ये जो वेंडर कंपनी होती है जो अपना असेट एंड लायबिलिटीज को परचेजिंग कंपनी को दे देती है, बदले में परचेजिंग कंपनी से परचेज कंसिडरेशन लेती है फॉर द शेयर होल्डर्स, यानी अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को वो परचेज कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो वो कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन सारी चीजों का क्या अकाउंटिंग करती है। परचेजिंग कंपनी की बुक्स का अकाउंटिंग तो मर्जर मेथड, परचेज मेथड बोल करके दो ठो डिस्कशन किए हम लोग अच्छे से। वेंडर कंपनी की बुक्स का अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, बिफोर वी गो इनटू दैट मैं 2-3 लाइन आपको बोल दूं। नंबर 1, ऑल्दो परचेजिंग कंपनी की बुक्स को लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में फुल डिटेल प्रिस्क्राइब किया गया था कि कैसे अकाउंटिंग करना है, वेंडर कंपनी की बुक्स को लेकर के AS 14 में एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ नहीं है। 2, ये क्लियर है कि वेंडर कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड पोस्ट अमलगमेशन, क्योंकि उसका असेट लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी ले लेता है और जो पैसा मिलता है वो शेयर होल्डर लोगों को मिल जाता है। तो उस कंपनी के पास कुछ बचता नहीं है, तो वर्चुअली उस कंपनी को अपने बुक्स को क्लोज करना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं वेंडर कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड। ओके, हम लोग ये केस भी पढ़ेंगे, अगर वेंडर कंपनी लिक्विडेशन नहीं होता है उसका तो कैसा अकाउंटिंग होता है। उसका एक है डिस्कशन, क्लास में मैं कराऊंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला सुनो। तो क्लियर है कि वेंडर कंपनी की बुक्स को हमें क्लोज करना है। क्लोज, अब किसी भी बुक्स को अगर आप क्लोज करोगे तो एक भी लेजर अकाउंट में एक भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए, सारा लेजर अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। तो उस प्रोसेस को कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ AS 14, द आंसर इज आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ कस्टम। मतलब कस्टम्स एक्ट, कस्टम एक्ट नहीं, कस्टम मतलब जो सिस्टम चला आ रहा है पास्ट टेंस में कि भाई ऐसा कर लो हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ने भी वो जो पूरा कस्टम है वो अपने बुक्स में लिख करके दिया है, हम लोग उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या बोलता है ICAI, बोलता 5 लेजर अकाउंट बनाओ, बुक्स क्लोज हो जाएगा। 5 लेजर अकाउंट, ऑब्वियसली लेजर है तो जर्नल तो हो गई, पर मैं लेजर के थ्रू से डिस्कस कर रहा हूं, जर्नल आप अपने आप मैन्युफैक्चर कर लेना। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में असेट लायबिलिटी को क्लोज करेंगे। कैश अकाउंट तभी खोलेंगे अगर नॉट टेकन ओवर है, अगर कैश टेक ओवर हो जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश भी क्लोज हो जाएगा, तो कैश अकाउंट हमें खोलना नहीं पड़ेगा। बट अगर कैश टेक ओवर नहीं होता है, फिर उस कैश को वेंडर कंपनी अपने पास रखता है, फिर कहीं और से भी कुछ पैसा वैसा आता है, फिर किसी लायबिलिटी को पेमेंट करने में वो कैश यूज होता है, तो उन सब का स्टोरी है, वी विल बी डिस्कसिंग दिस। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्योंकि उसको पीसी मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट उसको भी पीसी मिलता है, और परचेजिंग कंपनी अकाउंट ये वो कंपनी है जो पीसी देता है इन दोनों को, बिजनेस खरीदता है। तो ये 5 लेजर अकाउंट के थ्रू से हम लोग वेंडर कंपनी की बुक्स को क्लोज करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन अगर बनी हुई नहीं है तो अपने हाथ से हम लोग बना लेंगे। 99.99% क्वेश्चन पेपर में वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन दिया हुआ रहेगा। हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे कि बैलेंस शीट पे झाड़ू लगाएंगे। मतलब बैलेंस शीट में जो असेट है, लायबिलिटी है, फिक्टिशियस असेट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, उन सबको 0 कर देंगे। कैसे, देखो, सबसे पहले जितने भी असेट्स हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके 0 कर देंगे। जर्नल हुआ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू मशीन, टू स्टॉक, टू डेटर्स, ऐसे करके बुक वैल्यू पे क्लोज करना होगा, याद रखना, क्योंकि बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वही अमाउंट पे ही तो क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा अमाउंट लिखेंगे तो एक नया अमाउंट खड़ा हो जाएगा बैलेंस शीट में, तो बुक वैल्यू पे क्लोज करना है। उसके बाद लायबिलिटी क्लोज करना है, सेम प्रोसेस, बाय ट्रांसफरिंग देम टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। द जर्नल एंट्रीज लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर डेटर्स या किसी भी असेट के अगेंस्ट में प्रोविजन है, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अगर बैलेंस शीट में है,
आप जानते हैं ये दोनों चीजें वेंडर कंपनी पहले से बना करके रखा हो सकता है, दोनों के अकाउंट अलग से एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हैं उनको अलग से क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज दे आर सेपरेट लेजर अकाउंट। एग्जाम्पल, अगर डेटर्स 2 लाख है और प्रोविजन फॉर बैड डेट 20,000 पड़ा हुआ है, तो रियलाइजेशन टू डेटर्स 2 लाख एंट्री करना होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000 की एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, वेंडर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल के क्लोज कर दीजिए, वो पैसा उनको मिलेगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उनका रिजर्व्स एंड सरप्लस और उनका फिक्टिशियस असेट्स। आप जानते हो फिक्टिशियस असेट्स को मैं कई बार क्लास में नेगेटिव रिजर्व्स बोलता हूं, तो उन तीनों को इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल करके क्लोज कर दो। अब आप देखो, असेट क्लोज हो गया, लायबिलिटी क्लोज हो गया, फिक्टिशियस असेट क्लोज हो गया, रिजर्व्स क्लोज हो गया, प्रेफरेंस कैपिटल क्लोज हो गया, इक्विटी कैपिटल क्लोज हो गया। रिपीट करा दूं, असेट और लायबिलिटी और असेट के अगेंस्ट में जो प्रोविजन है वो रियलाइजेशन में क्लोज हुआ। प्रेफरेंस कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जाके क्लोज हुआ। इक्विटी कैपिटल, फिक्टिशियस असेट, रिजर्व सरप्लस वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाके क्लोज हो गए, सबका बैलेंस 0 हो गया। अगर कैश टेक ओवर हो गया है तो कैश भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज हो जाएगा, नहीं तो कैश का अलग अकाउंट खुल जाएगा। अब क्या करना है, अब बैलेंस शीट 0 हो गया, बैलेंस शीट पे झाड़ू लग गया, ये 2 एंट्री करना है। परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन का ड्यू एंट्री, कि भाई वो परचेज कंसिडरेशन हमको परचेजिंग कंपनी देगी, वही परचेज कंसिडरेशन जो आप कैलकुलेट किए थे इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी के डिस्कशन में। वेंडर को तो वो मिलेगा ना, तो वेंडर परचेजिंग कंपनी को डेबिट कर देगा और टू रियलाइजेशन लिख देगा पीसी ड्यू के लिए। फिर पीसी ले लेगा, उसके लिए जो भी चीज उसको मिला, वट एवर इट रिसीव्ड, जैसे इक्विटी शेयर मिला परचेजिंग कंपनी से तो क्लेजर खोलेगा इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, कैश मिला तो कैश अकाउंट, वट एवर कम्स इन डेबिट कर देगा टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ये जो 2 जर्नल एंट्री है, ये एक है पीसी ड्यू का, ये वाला एंट्री हुआ पीसी ड्यू का, और ये वाला एंट्री हुआ पीसी रिसीव्ड का। परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन पीसी ड्यू के लिए, और इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, कैश जो भी कुछ मिला टू परचेजिंग कंपनी पीसी रिसीव्ड के लिए। अब ये जो पैसे मिले, ये जिनके जिनके लिए मिले, मेजॉरिटी में इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी इक्विटी वालों के लिए मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए मिलता है मेजॉरिटी में। बट कई बार इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों इक्विटी होल्डर के लिए भी मिलता है, तो वो क्वेश्चन देखना होगा। इन दोनों को रिस्पेक्टिव लोगों को जिनके लिए भी आपको ये पीसी मिला है उसके अकाउंट में डाल के क्लोज कर दीजिए। डी में मैंने लिखा है, देखो, पे दिस कंसिडरेशन रिसीव्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज द केस में बी। जिसके लिए ये पीसी आप लिए हो उसको ये पीसी पेमेंट कर दो। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट खुला हुआ है ना, टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। और अगर ये दोनों शेयर, ये दोनों इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लिए हो तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी। हम आपको दिखाएंगे करके। अब क्या करना है, अगर कोई असेट नॉट टेकन ओवर है, हम लोग याद रखना, हम लोग सारा असेट को क्लोज कर चुके हैं रियलाइजेशन में, अब असेट में कोई बैलेंस नहीं है बुक्स में, लेकिन असेट अगर टेक ओवर नहीं हुआ है तो उसको तो बेच के पैसा तो जुगाड़ करेंगे। तो उस असेट को बेचोगे ना तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट मत लिखना, क्योंकि एसेट अकाउंट क्लोज हो चुका है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मान लो एक बिल्डिंग था 2 लाख रुपए का, हम लोग तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग लिख चुके हैं ऑलरेडी, क्लोज तो कर चुके हैं असेट्स को ना, लेकिन वो बिल्डिंग परचेजिंग कंपनी नहीं लिया, तो वेंडर क्या करेगा, उन असेट को बेचेगा, उस लायबिलिटी, अगर वैसा कोई लायबिलिटी है, पे आउट कर देगा। तो उसका एंट्री कैश टू रियलाइजेशन और लायबिलिटी के पेमेंट का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि असेट अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो कैश जो मिलेगा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू से रूट कर देना। अब अगर कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस है वेंडर कंपनी का और वेंडर ही उसको पे कर रहा है,
देख ज्यादातर केसेस में परचेजिंग कंपनी पे करता है, उसको अमलगमेशन एक्सपेंस बोलता है। उसका अकाउंटिंग परचेजिंग कंपनी क्या करता है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगर वेंडर कंपनी अपना लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट करता है तो वो क्या करेगा, वो लॉस मानेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को पहले क्लोज करना है। अगर उसके अकाउंट में कोई भी डिफरेंस आया उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लोज। अब क्या करो, रियलाइजेशन पहले ये काम होगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट फर्स्ट क्लोज होगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो। देख प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जो प्रॉफिट लॉस आया वो रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट लॉस है, और रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस आया उसको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डालना है क्योंकि रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, कंपनी का सारा प्रॉफिट लॉस इक्विटी का होता है, तो वो इक्विटी होल्डर में डाल देना। बाद में इक्विटी होल्डर को पीसी तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, जो भी कैश बचा हुआ है, अगर कुछ बचा हुआ है वो कैश इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दो, कैश अकाउंट जीरो हो जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली हो जाएगा। मैं एक बार पांचों अकाउंट का नाम आपको फिर से दिखाता हूं और ये हमने कैसे मूव किया मैं आपको वो भी दिखाता हूं। एक बार बोर्ड पे वापस से देखो, यही तो 5 अकाउंट थे, हम लोग कैसे मूव किए। हम लोग सबसे पहले असेट को इसमें डाल दिए, लायबिलिटी वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट से लायबिलिटीज को इसमें डाल दिए, अगर कुछ प्रोविजन बना हुआ था तो इसमें डाल दिए। कैश का अलग से अकाउंट खोल लिए इफ नॉट टेकन ओवर। कैपिटल अकाउंट इक्विटी का रिजर्व सरप्लस फिक्टिशियस असेट इसमें डाल दिए, प्रेफरेंस कैपिटल इसमें डाल दिए। फिर पीसी ड्यू पीसी रिसीव्ड का एंट्री किए परचेजिंग कंपनी के थ्रू से। फिर जो पीसी रिसीव हुआ वो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिए जिसके लिए मिला था, ठीक है। फिर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्लोज किए, इसका प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन में डाले, फिर रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किए, उसका प्रॉफिट लॉस इक्विटी शेयर होल्डर को दिए। याद करने का नहीं, नॉर्मल है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो भी बचा हुआ कैश है उसको दे करके। सर पीसी का पैसा जो मिला था वो ऑलरेडी हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे चुके हैं। ओके, आइए इसका हम लोग एक सम बना करके आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। बोर्ड पे देखिए, ये एक्सी लिमिटेड है, मैं एक्स बोल रहा हूं, 31/3/14 को वुंड अप हो रही है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंटिजेंसी रिजर्व, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। मेरे को बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है, मैं एक बार टोटल करूंगा। फिक्स्ड असेट, स्टॉक, डेटर्स लेस पीबीडीडी, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, सब कुछ ठीक है। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, मैं एक बार सॉल्यूशन में जाकर के पता कर लेता हूं। $252,000 एक बार बैलेंस शीट का टोटल मेरे साथ मैं देख लेता हूं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये 252,000 है, ये लिखा हुआ नहीं है, मिस हो गया, टाइपिंग एरर है। देखो 2000 अगर बिना इसके टोटल मारते हैं तो 2628, ये 0 है, देखिए तो ये 2000 है। 252,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो अब ये बैलेंस शीट है आगे बोला एक नई कंपनी है वाई लिमिटेड, नई पुरानी नहीं मालूम, वाई लिमिटेड ने ये सब असेट खाली टेक ओवर किया। फिक्स्ड असेट 1280 में, स्टॉक 770 में और बिल्स रिसीवेबल 30,000 में। सिर्फ 3 असेट टेक ओवर हुआ, पूरा बिजनेस टेक ओवर नहीं हुआ। देखो वाई लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग असेट्स वैल्यूड एट दीज। तो आपको खाली ये तीनों असेट को जोड़ करके परचेज कंसिडरेशन निकाल लेना होगा। इक्विटी को, प्रेफरेंस को कितना अलग अलग पेमेंट हुआ, वो पेमेंट बेसिस पे जो पहला दूसरा सम में पीसी निकाले थे वैसे नहीं निकल पाएगा, सीधा नेटो से पीसी निकाल लेना, और गुडविल भी नहीं है। ये 3 असेट टेक ओवर हुआ,
तीनों को जोड़ लेना, वही पीसी है। लिखा परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल्ड बाय द कंपनी एज अंडर, 5,10,000 रुपया प्रेफरेंस शेयर दिया, बाकी जो बचा वो इक्विटी शेयर में पेमेंट किया। द बैलेंस वाज सेटल्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at 8 पेड अप। तो पूरा काइंड में पेमेंट हुआ, पीसी यहां से निकल जाएगा। मान लो पीसी निकला 20 लाख, 5,10,000 का प्रेफरेंस शेयर दे दो, 14,90,000 का इक्विटी शेयर दे दो, 8 रुपीज के हिसाब से 8 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड निकल जाएगा। अब देखो डेटर जो टेक ओवर नहीं हुआ था रियलाइज्ड 1,50,000, बिल्स पेएबल जो टेक ओवर नहीं हुआ था सेटल्ड एट 38,000, इनकम टैक्स जो टेक ओवर नहीं हुआ था प्रोविजन फॉर टैक्स सेटल्ड एट 222, क्रेडिटर जो टेक ओवर नहीं हुआ था सेटल्ड अप विथ रिमेनिंग कैश आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंस एट 8,000 रुपीज। अब हम लोग को क्या क्या मांगा देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स टू बी अलॉटेड, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, इक्विटी होल्डर अकाउंट, वाई अकाउंट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स का एंट्री तो हम लोग पहले पढ़ चुके, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे। वेंडर का बुक्स को देखेंगे ध्यान से। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड पे, देखो ये क्वेश्चन में आप देखो इक्विटी शेयर कैपिटल तो है लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वेंडर की बैलेंस शीट में। दैट मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेंडर में है ही नहीं। तो जब हम वेंडर का बुक क्लोज करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं। तो सर फिर क्वेश्चन आता है कि जब वाई लिमिटेड ने वो 3 असेट टेक ओवर किया तो उसके बदले में पीसी जब दिया तो उसमें प्रेफरेंस शेयर भी दिया, तो प्रेफरेंस शेयर किसके लिए दिया? वो इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के लिए दिया, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो वेंडर की बुक्स में है ही नहीं ना। तो सर हम कैसे गेस करेंगे? अरे नॉर्मल गेस है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही नहीं है तो फिर जो भी पैसा मिलेगा वो तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा ना। आइए आगे। अब अगर सोल्यूशन में हम लोग चले तो सबसे पहले देखो परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन नेटो से। फिक्स्ड असेट का फेयर वैल्यू दिया हुआ था 12,80,000, स्टॉक दिया था, बिल्स रिसीवेबल दिया था, जोड़ दिए 20,80,000 आया। गुडविल नहीं है तो नेटो इज द पीसी। लाइबिलिटी टेक ओवर हुआ नहीं तो 3 तो असेट टेक ओवर हुआ, 3 असेट को जोड़ दिए। सर उसके यहां तो डेटर भी था, कैश भी था, टेक ओवर नहीं हुआ। बिल्स पेएबल भी था, क्रेडिटर भी था, टेक ओवर नहीं हुआ, सिर्फ 3 असेट टेक ओवर हुआ। इसका पेमेंट कैसे हुआ? प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में 5,10,000 रुपया दिए, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था। बाकी इक्विटी शेयर इशू कर दिए 15,70,000 का। 8 रुपया पेडअप था बोल के 196,250 शेयर इशू किए। 15,70,000 से 8 को डिवाइड करके 196,250 निकला है। क्वेश्चन पेपर में हमें 196,250 दिया हुआ नहीं था। उन्होंने साफ बोला था जितना पीसी आएगा 5,10,000। मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने बोला था जितना भी पीसी आएगा 5,10,000 रुपया दे देना। पीसी वाज सेटल्ड बाय कंपनी एज अंडर 5,10,000 वाज सेटिस्फाइड बाय अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बैलेंस इक्विटी शेयर ऑफ 8 पेड अप। तो बैलेंस नंबर नहीं बताया। आइए फिर से दिखाता हूं आपको सॉल्यूशन। तो ये परचेज कंसीडरेशन, ये परचेज कंसीडरेशन का डिस्चार्ज, पेमेंट जिसको आप बोलते हो। पहले मैंने वेंडर कंपनी नहीं, पहले मैंने परचेजिंग कंपनी का बुक्स बनाया। अमलगमेशन का जो 3 एंट्री होता है वो आपके सामने देखो। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, पीसी वाला एंट्री। असेट टेक ओवर हो गया टू बिजनेस परचेज, कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि गुडविल वुडविल वगैरह था नहीं। लिक्विडेटर को डेबिट करके टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो गया। तो अमलगमेशन में परचेजिंग कंपनी की बुक्स में खाली ये 3 एंट्री था। दिस अमलगमेशन वाज इन द नेचर ऑफ परचेज बिकॉज वेरी फ्यू असेट्स वेयर टेकन ओवर। सारा कंडीशन वायलेट हो रहा था 5 टू मर्जर वाला। तो परचेज का ये 3 एंट्री हम लोगों ने रिकॉर्ड मार दिया। अब वेंडर कंपनी का बुक्स, तो वी स्टार्टेड विथ रियलाइजेशन अकाउंट। 4 अकाउंट खोलेंगे। रियलाइजेशन, बोर्ड पे देखो, कैश अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट और परचेजिंग कंपनी अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों नहीं खुलेगा? ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। आइए बोर्ड पे पहले रियलाइजेशन को देखो। 1 2 3 4 4 असेट को क्लोज कर दिए। सर ये सब फिगर कहां से लाए? उसकी बैलेंस शीट से।
तीन लायबिलिटी बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स को क्लोज कर दिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट उसकी बुक्स में एग्जिस्ट करता था, आपने देखा था 1,60,000 का बैड डेटर था और 8,000 का पीबीडीडी था, उसको मैंने क्लोज कर दिया। तो असेट क्लोज हो गया, लायबिलिटी क्लोज हो गया, असेट का प्रोविजन भी क्लोज हो गया। कैश अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, अलग से अकाउंट खोला मैंने, ये रहा देखो कैश अकाउंट, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, जो कैश कंपनी के पास पहले से पड़ा हुआ था वापस पीछे। सर अब क्या करेंगे, असेट लायबिलिटी क्लोज हो गया। अब जरा पीछे चलेंगे, मतलब सामने प्रेफरेंस कैपिटल तो है नहीं, पर इक्विटी कैपिटल था, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट था, कंटिजेंसी रिजर्व था, पीएल था, इन चारों को इक्विटी होल्डर में डाल के क्लोज कर दिए। कैश का अलग से अकाउंट खोल दिए। इतना करने से मेरे लैंग्वेज में बैलेंस शीट पे झाड़ू लग जाती है, बैलेंस शीट जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, परचेजिंग कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये रहा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में इसका पोस्टिंग मैं आपको दिखा दूंगा। इस कंपनी से पीसी का पैसा ले लेंगे बाई प्रेफरेंस शेयर इन वाई, बाई इक्विटी शेयर इन वाई लिख के। वाई का स्पेलिंग कहीं पे WYE है, कहीं पे WEY है, प्रॉब्लम मत करो। अब ये दोनों जो शेयर लिए आप, ये दोनों इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के लिए लिए, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दीजिए। देखो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन वाई टू इक्विटी शेयर इन वाई। प्लीज वाई का स्पेलिंग चेक मत करो, ये यही दोनों का पेमेंट है। तो ये जब कर देते हो ना, तो परचेजिंग कंपनी की अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाता है। सर अब क्या करना है, अब बाकी बचा हुआ असेट लायबिलिटी को बेचो और पेमेंट करो। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने इस डेटर को, जो हम लोग टेक ओवर नहीं किए थे, बेच करके 1.5 लाख रुपया जुगाड़ किया, ये देखो बाई कैश। फिर ये तीन लायबिलिटी बिल्स पेएबल को पेमेंट किए 2 कैश, प्रोविजन फॉर टैक्स को पेमेंट किए 222, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट हुआ, और जो कैश बच गया था वो क्रेडिटर को पे किए, कैश 211,000 ही बचा था। कैसे, आओ कैश अकाउंट दिखाते हैं। ओपनिंग में 329 कैश था, 1.5 लाख रुपया डेटर से आया, एक्सपेंस बिल्स पेएबल का पेमेंट किए, टैक्स का पेमेंट किए, एक्सपेंस का पेमेंट किए। एंट्री सब रियलाइजेशन के थ्रू से रूट होता है। कैश इतना ही बचा था, क्रेडिटर को पे करके खत्म कर दिए। कैश अकाउंट का बैलेंस भी जीरो हो गया। बाई चांस क्रेडिटर को 2,05,000 पेमेंट करते ये लिखा होता, तो यहाँ बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर 2,05,000 लिखते, बाकी जो कैश बचता वो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ता, बिकॉज बचा हुआ सारा चीज इक्विटी होल्डर का होता है। बट इन दिस क्वेश्चन मेरा कैश पूरा खत्म हो गया। आइए रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं। अब सारा डेबिट क्रेडिट डिस्कस हो गया। ये पीसी वाला वो पैसा जो परचेज कंसिडरेशन ड्यू के लिए किए थे। ये जब कर देते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट नहीं है। होता तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लोज होता। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हुआ, 3,16,000 का प्रॉफिट आया, इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दिए। नेक्स्ट, कैश अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका था, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में रियलाइजेशन का प्रॉफिट डाल दिए, ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी टैली हो गया, हम कुछ नहीं किए। अगर टैली नहीं होता तो देखना कैश बचा हुआ रहेगा, कैश को पेमेंट करने से टैली हो जाएगा। एंड देन भी अगर टैली नहीं हुआ तो आपने कुछ मिस्टेक किया, मिस्टेक रेक्टिफाई करो। ओके, आगे बढ़ते। अमलगमेशन का मेरे डिस्कशन में लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इट्स यूज इन अमलगमेशन। कई बार ये वर्ड, ये लोग बड़ा वर्ड इंट्रिंसिक वैल्यू बोल करके वर्ड यूज करता अमलगमेशन के चैप्टर में। इंट्रिंसिक वैल्यू होता कुछ नहीं है, देख सिंपल है। अगर कोई कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू पता कर रहे हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कंपनी बोर्ड पे देखते रहना, इज नथिंग बट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स एंड गुडविल। नेटो निकालते हो ना, असेट को जोड़ करके लायबिलिटी माइनस करके उसमें गुडविल ऐड कर दो, सर पीसी बन जाता है। हाँ तो बोल दो, वेंडर कंपनी का पीसी बन जाता है ये, प्रोवाइडेड ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। बट परचेजिंग कंपनी का भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता है। सर क्यों, काम क्या है, मैं थोड़ा देर के बाद में बताऊंगा। बट इंट्रिंसिक वैल्यू का पहले कॉन्सेप्ट सीखो। इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, सारा असेट का टोटल फेयर वैल्यू पे माइनस सारा लायबिलिटी का टोटल फेयर वैल्यू पे प्लस गुडविल।
दिस टोटल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी। आगे, अगर कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल दोनों है और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी पता करना है, क्योंकि इसी का इक्विटी का ही पता करना होता है, तो ये जो टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी निकला, इसमें जो पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पे करने वाले हैं उसको अगर माइनस कर दोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगा। If the company has both equity capital and preference capital, the intrinsic value of equity will be determined by deducting the amount payable to preference shareholders. सी नंबर देखो, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर मिल गया, उसको अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक इक्विटी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। यहां ठीक से लिखा हुआ नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अगर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अलग नहीं है तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आगे, इफ इट इज डिसाइडेड दैट परचेजिंग कंपनी विल इश्यू इट्स इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, देन इश्यू प्राइस विल बी इंट्रिंसिक वैल्यू, या बोल दो इश्यू प्राइस विल बी द फेयर वैल्यू विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू। सर मतलब नहीं समझे, मतलब मैं समझाता हूं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा, मैं एक डार्क और फेयर वाला क्वेश्चन करवा रहा था, वहां साफ लिखा हुआ था कि ब्राइट लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर को 35 रुपया करके इशू करेगी। मान लो 35 रुपया दिया हुआ नहीं रहता, उसकी जगह लिखा रहता इंट्रिंसिक वैल्यू पे इशू करेगी, तो सर 35 रुपया को तो फेयर वैल्यू बोलते थे ना हम लोग। हाँ बोलते थे, बट अगर वो लिख दिया कि शेयर्स विल बी इशूड एट इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मान लेना पड़ता है और इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे करके निकालना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अमलगमेशन में कंपनियां डिसाइड करती हैं कि भाई शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे इशू हो। तो अगर वेंडर कंपनी को मान लो 12 लाख रुपया देना है टोटल पीसी का और खाली इक्विटी शेयर होल्डर लोग हैं, तो 12 लाख रुपया हम लोग अपना इक्विटी शेयर दे के वेंडर कंपनी को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लोग का पहले इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। मान लो हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू 40 रुपया आया और ये इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग डिवाइड करके एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस गुडविल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, जैसा आपको सिखाए, सम भी करके दिखाएंगे। तो जब हम लोग 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये मान लो 30,000 शेयर आ गया। तो पहले हम लोग को पता नहीं था कि कितना शेयर देना है, क्वेश्चन पेपर बताया नहीं था, वो बोला था शेयर्स विल बी इशूड बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बढ़िया है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड पता चल जाएगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पेपर में देता है बोल के हम लोगों ने पढ़ाया आपको। इसका क्वेश्चन दिखा दूंगा ना आपको, आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, वसुधा और वैशाली बोल के दो कंपनी है। ये बैलेंस शीट है, इक्विटी कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएल, क्रेडिटर, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, गुडविल, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट। दोनों कंपनी का गुडविल दिया 7550, बिल्डिंग का फेयर वैल्यू दिया 195 एंड 175। स्टॉक के बारे में लिखा स्टॉक 10% ऊपर में वैल्यूड है वैशाली का, तो ये वाला स्टॉक 110% में वैल्यूड है, ये वाला स्टॉक। तो अगर इसको आप ठीक करोगे तो 75,000 आ जाएगा। आगे लिखा इट इज डिसाइडेड दैट वसुधा विल अब्सॉर्ब वैशाली, पहला कंपनी दूसरा कंपनी को टेक ओवर करेगा, विदाउट लिक्विडेटिंग द लेटर। वैशाली का लिक्विडेशन नहीं होगा। तो सर अभी अभी तो आप बोले थे कि वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है। कभी कभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होगा। तो सर वेंडर कंपनी जिंदा कैसे रहेगा, उसके पास तो कुछ नहीं बचता है। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद वो कैसे होता है, पहले मुझे पहला पार्ट कंप्लीट कर लेने दो। तो वसुधा विल अब्सॉर्ब वैशाली, खाली वैशाली का लिक्विडेशन नहीं होगा, बाय टेकिंग ओवर इट्स इंटायर बिजनेस बाय इशूइंग शेयर्स एट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वसुधा कितना शेयर देगा वैशाली को पीसी में, वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे निकलेगा। तो हम लोगों को वसुधा लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा हम वैशाली को कितना शेयर देंगे। फिर बोला आपको दोनों कंपनी का बैलेंस शीट बना करके दो। अब मैं आपको बताता हूं कि वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होने का मतलब क्या है। वेंडर कंपनी अपना सारा एसेट लायबिलिटी, वैशाली है यहां पे वेंडर, अपना सारा एसेट लायबिलिटी वसुधा को दे देगा और वसुधा से जो पीसी मिलेगा
पीसी, वो शेयर होल्डर को नहीं दे के अपने पास एज एन इन्वेस्टमेंट रख लेगा। आप इसके पहले वाले सम में देखे थे कैसे पीसी मिला था और शेयर होल्डर को दे दिए थे। 20,80,000 का पीसी मिला था, शेयर होल्डर को दे दिए थे ना। यहां पे हम लोग वो पीसी जो मिलेगा ना वो अपने पास रख लेंगे, वेंडर कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट अपने पास रख लेगा, तो वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होगा, पर टेक ओवर हो जाएगा। परचेजिंग कंपनी तो टेक ओवर कर ही लिया था, वो तो पीसी दे ही दिया। वेंडर कंपनी वो पीसी शेयर होल्डर को नहीं दे के अपने पास रख लिया, तो तुम बोलोगे शेयर होल्डर के साथ धोखा हो गया। नहीं, आज वेंडर धोखा क्यों नहीं हो, सुनो, आज वेंडर कंपनी के पास अगर वो इन्वेस्टमेंट रह गया, वो वेंडर कंपनी तो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर लोगों की है, तो वो इनडायरेक्टली उनके पर्सनल अकाउंट में नहीं होकर के उनकी कंपनी के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, मैं दिखाऊंगा आपको, देखिएगा अभी आप आगे। ये सम सॉल्व करना हम लोगों को। आइए पहले सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैंने परचेज कंसीडरेशन निकाला नेटो प्लस गुडविल करके, वैशाली लिमिटेड का बैलेंस शीट से डेटा लाया। ये बिल्डिंग है, ये डेटर है, ये डेटर है, ये स्टॉक है, बैंक है, क्रेडिटर है, असेट माइनस लाइबिलिटी किया, नेटो आया, प्लस गुडविल किया, पीसी आ गया। तो 5,24,290 का परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट वसुधा करेगा, बट वसुधा कितना शेयर इशू करेगा वो वसुधा के इंट्रिंसिक वैल्यू पे पता चलेगा। तो पीसी निकालने में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, नेटो प्लस गुडविल करके ही पीसी निकला है। पर नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करेगी वसुधा, वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वसुधा पे डिपेंड करेगा, माने वसुधा की क्या शेयर की औकात है उस पे। तो सर फिर यही काम जो आपने वैशाली के लिए किया वो वसुधा के लिए भी करना होगा, नहीं तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता चलेगा। देखो मैंने किया, सेम काम वसुधा के लिए किया, वसुधा का एक एक असेट का फेयर वैल्यू लिखा, नेटवर्थ आया, गुडविल ऐड किया, टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। इसको वसुधा के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो वसुधा के एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। 7,02,000 क्या था, कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू। वसुधा की कंपनी में 54,000 शेयर था, तो एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। अब कहानी ये हुई कि भाई हम लोगों को तो वैशाली को 524,290 रुपीज देना है, 13 रुपया करके शेयर अलॉट करना है, तो कर दो 13 रुपया करके शेयर अलॉट। तो डिवाइडेड बाई 13 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वसुधा विल इशू टू वैशाली लिमिटेड फॉर पेइंग द परचेज कंसिडरेशन। तो ये देखो 524,290 बाई 13, 40,330, 40,330 शेयर अलॉट करेंगे। पीसी कंप्लीट। अब क्योंकि नेटो गुडविल पीसी अपने पास है, हम लोग वसुधा लिमिटेड का बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बनाते हैं बना देंगे। ये वसुधा लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाया हुआ एज यूजुअल, वसुधा का पुराना बैलेंस शीट था, उसमें ये सारा असेट लाइबिलिटी जो अभी टेक ओवर हुआ, बोर्ड पे देखो, ये जो सारा असेट लाइबिलिटी अभी वैशाली का वसुधा ने टेक ओवर किया, ये घुस जाएगा वसुधा का बैलेंस शीट में। और ये 5,24,290 का पीसी पेमेंट हुआ बाई इशुइंग 40,330 शेयर एट 13 रुपया ईच, तो वो कैपिटल और प्रीमियम को बढ़ा देगा। तो ये रहा देखो बैलेंस शीट। वसुधा का कैपिटल बढ़ गया, पहले 54,000 शेयर था, फिर 4330 और इशू हुआ तो 94,330 हो गया, अकॉर्डिंगली ये शेयर कैपिटल आ गया। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वसुधा का ये नया सिक्योरिटी प्रीमियम इशू हुआ था, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करके दिखाया हुआ है। बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बनता है वैसे बन गया। आइए अब डिस्कस करते हैं कि वैशाली लिमिटेड जिसका कि लिक्विडेशन नहीं हो रहा है वो इस चीज को कैसे मैनेज करता है। पहला आंसर, वो जो 5 लेजर अकाउंट खोलने का सिस्टम था ना, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, वेंडर कंपनी की बुक्स में इक्विटी होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट, वो सब कुछ नहीं खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा, क्योंकि वेंडर कंपनी लिक्विडेट नहीं होगा, उसका बुक क्लोज नहीं होगा। तो सर कैसे करेंगे ये ट्रांसफर, देख ऐसे करेंगे, उसके सारे असेट को बुक वैल्यू पे क्लोज कर देंगे। बोर्ड पे देखना, वेंडर कंपनी के जितने असेट हैं, ये वेंडर कंपनी का असेट है, उसके बैलेंस शीट में था, वैशाली का था, वैशाली का ये सारा असेट
वसुधा टेक ओवर कर लिया, तो हम लोगों को तो क्लोज करना पड़ेगा असेट को, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं खोलेंगे, ऐसे जर्नल एंट्री करके टू असेट लिख देंगे, उसका लायबिलिटी को क्लोज कर देंगे, तो लायबिलिटी असेट खत्म हो गया। इस लायबिलिटी असेट को जब बेचा वैशाली ने, तो वैशाली को 524,290 रुपीज का इक्विटी शेयर मिला। वैशाली उसको एज एन इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देगा अपना बुक्स में। तो टोटल मिला के जर्नल एंट्री हुआ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को इन्वेस्टमेंट इसलिए डेबिट किए कि रिसीव हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, लायबिलिटी वो वाला डेबिट किए जो खत्म हो गया, असेट वो वाला क्रेडिट किए जो खत्म हो गया। जो भी इस ट्रांजैक्शन में डिफरेंस आया प्रॉफिट लॉस, उसको कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करना है, क्योंकि इसको कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं। अगर कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं है तो पीएल में डाल के खत्म कर देना। तो ये एक जर्नल एंट्री करने से वो जो 5 लेजर अकाउंट बना के वेंडर का बुक क्लोज करते थे, उसका ये सब्स्टिट्यूट है कि अगर वेंडर डजंट गेट लिक्विडेटेड, record investment as an asset, close down all the assets and liabilities as I discussed, difference goes to profit on sale of business which goes to capital reserve. उसके बाद जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है, अब उसके बैलेंस शीट में देख कुछ नहीं है, शेयर कैपिटल नॉर्मल है, शेयर कैपिटल ये रहा, रिजर्व सरप्लस नॉर्मल है, ये फिक्टिशियस असेट था माइनस करके दिखा दिए। असेट साइड में देखो खाली इन्वेस्टमेंट है, लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, खाली कैपिटल है। कहां गया सर असेट लाइबिलिटी? वसुधा टेक ओवर कर लिया। So this is how the balance sheet of vendor company will be prepared if vendor company doesn't get liquidated. I think आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा 2 पैराग्राफ और बचा। ये जो अमलगमेशन में गुडविल पैदा होती है, नेटो गुडविल, पीसी वाला गुडविल, उस गुडविल का क्या होता है? 1, सर बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाती है परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में, फिर उसको 5 साल के अंदर अंदर अमोर्टाइज कर देते, राइट ऑफ कर देते, डिप्रिशिएट कर देते। जैसे नॉर्मल किसी टेंजिबल इंटेंजिबल असेट का डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होता है, वैसे ही गुडविल का होता है। नॉट मोर देन 5 ईयर्स, कोशिश करना है कि विद इन 5 ईयर्स। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं लॉन्ग पीरियड ऑफ गुडविल इज जस्टिफाइड, तो लॉन्ग पीरियड भी ले सकते हो। नॉर्मली गुडविल का जो पीरियड डिटरमाइन होता है वो इन सब फैक्टर से होता है कि जो बिजनेस आप एक्वायर किए उसका फोर्सिएबल लाइफ कितना है, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस कैसा है, सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ की इंडिविजुअल कैसा है, और लीगल प्रोविजन अफेक्टिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द गुडविल कैसा है। इन सब फैक्टर को कंसीडर करके गुडविल का लाइफ निकाला जाता है, और एक बार जो गुडविल बैलेंस शीट में आती है अमलगमेशन के बाद, उसको धीरे धीरे करके अमोर्टाइज करते इन अकॉर्डेंस विद लाइफ, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। आगे एक छोटा सा लाइन जो पहले मैं बोल चुका हूं, अगर बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो पहले बैलेंस शीट बना लेना, उसके बाद अमलगमेशन अकाउंटिंग वैसे ही करना जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ पूरा अमलगमेशन का डिस्कशन। थैंक यू वेरी वेरी मच।